आप सभी का इस ई व्याख्यान में बहुत बहुत स्वागत। इस ई व्याख्यान में हम सार्वजनिक आय के स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी सरकार की आय के कौन कौन से स्रोत है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सार्वजनिक वित्त क्या है यानी पब्लिक फाइनेंस क्या है, उसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और इस ई व्याख्यान में हम सार्वजनिक आय यानी पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। मुख्य रूप से यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को मैंने B.L. ओझा की पुस्तक में से लिया है। और इस चित्र में कुछ चीज़ है जो कुछ पुरानी नज़र आएगी आपको, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस डिटेल में करने जा रहे हैं। सार्वजनिक आय यानी सरकार की आय के जो स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, उनको मोटे तौर पे दो भागों में बांटकर देखा जाता है या दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू और यानी टैक्सेस, और दूसरा है गैर कर राजस्व। कर राजस्व यानी कि जितना भी टैक्सेस के रूप में सरकार जनता से यानी देश की अर्थव्यवस्था से उगाती है, वह पूरा कर राजस्व के अंतर्गत आता है, टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। और जो कीमत, फीस, दंड, जुर्माना यानी करों के अलावा जो आय सरकार प्राप्त करती है या सरकार उगाती है, वह गैर कर यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर और एक है अप्रत्यक्ष कर। ऐसे कर जो सीधे लगाए जाते हैं, आय कर, मृत्यु कर, और संपत्ति कर, उपहार कर आदि, ये सीधे यानी प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं और जिनके ऊपर लगाया जाता है वही उनका भुगतान करते हैं। और अप्रत्यक्ष कर विवर्तित किए जा सकते हैं, यानी जिस पर लगाया जाता है जरूरी नहीं है कि वह खुद ही उसका जो वास्तविक बोझ, वो वास्तविक बोझ वह स्वयं उठाए, ऐसा जरूरी नहीं है। भरता तो वही है जिस पर लगाया जाता है, सरकार के द्वारा जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, जिस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, भरता तो वही है, यानी उसके द्वारा ही भरा जाता है, लेकिन वह उस टैक्स को शिफ्ट कर देता है। और यदि वो उत्पादक है तो उत्पादन पर आजकल तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो मान लेते हैं एक कोई सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर GST के रूप में सरकार टैक्स लगाती है, तो वह सर्विस प्रोवाइडर सरकार को टैक्स देगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर अपनी इनकम से यानी कि अपने प्रॉफिट से नहीं देगा। वह जब सेवा दे रहा होता है ग्राहकों को, तो उस कीमत में उन ग्राहकों से वह टैक्स भी वसूल लेता है और फिर सरकार के पास में जमा कर देता है। इस तरह से ऐसे टैक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, मैं वापस आपको दोहरा रहा हूँ कि सार्वजनिक आय के जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोतों को, सोर्सेस को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक तो टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्सेस, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत हम देखें तो टैक्सेस को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रत्यक्ष कर और एक है अप्रत्यक्ष कर। लेकिन कर क्या है, इसके बारे में यदि हम जाने तो कर कोई आज की धारणा नहीं है, बहुत पुरानी अवधारणा है। बहुत पुराने ज़माने से ही टैक्स लिया जाता था। और यदि हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी आप पढ़ो तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य काल में कितनी सेना रखी जाएगी, यानी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए राज्य का जिम्मा होता था, राजा का जिम्मा होता था। तो राजा या सम्राट किस राज्य और राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए कितनी सेना की आवश्यकता है, और उस सेना का भरण पोषण कैसे होगा, और उस भरण पोषण के लिए जो मुद्रा की जो अमाउंट की यानी मतलब धन की आवश्यकता होगी, वो धन कैसे प्राप्त किया जाएगा और किस तरह से धन प्राप्त करने के लिए टैक्स लगाए जाएंगे, वो करों के रूप में ही कह सकते हैं हम। यानी बहुत प्राचीन काल से ही करों का महत्व है। कर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत रहे हैं प्राचीन काल से ही। लेकिन कर क्या है? कर अनिवार्य भुगतान के रूप में
करों को जाना जाता है। और ऐसा कह सकते हैं कि कर एक व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को दिया गया वह भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार कोई विशिष्ट लाभ नहीं देती है, बल्कि वह राशि सभी के आम हित में लगाई जाती है। यानी कर अनिवार्य भुगतान होता है और व्यक्ति या जो भी उत्पादक है या फिर जो जनता है उसके द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से दिया जाना होता है। इसके बदले सीधा सीधा सरकार कुछ भी नहीं देती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करती, लेकिन सरकार उस पैसे का पुनः उपयोग करती है, चाहे वो अधोसंरचना के विकास में हो, चाहे वो सड़क और पुल बनाने में हो, पार्क बनाने में हो, या फिर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो वापस जनता के हित के लिए ही खर्च किया जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सीधा सीधा कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सरकार को अनिवार्य रूप से चुकाना होता है, लेकिन सरकार इसके बदले कुछ भी सीधा सीधा या प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं चुकाती है। टॉजिंग इसके बारे में कहते हैं कि सरकार के अन्य चार्जेस की तुलना में कर का सार यह होता है कि उसमें करदाता व सार्वजनिक प्राधिकारी के बीच कोई प्रत्यक्ष या सीधा लेन देन नहीं होता है। डायरेक्ट क्विड प्रो क्वो नहीं होता है, यानी कि लो और दो, इस हाथ दो उस हाथ दो, ऐसा नहीं होता है। टैक्स देना मतलब देना ही होता है, और टैक्स देने से सरकार के पास आय आती है, सरकार वापस उसको खर्च करती है। इससे दोहरा फायदा होता है। एक ही होता है कि जिनके पास अधिक आय है या थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्शन करके सरकार के पास अधिक पैसा आता है और फिर वह वापस सार्वजनिक व्यय के रूप में अधोसंरचना के विकास में या भावी विकास के लिए या सबके विकास के लिए या सबके आम जनता के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करती है, खर्च करती है। इससे आय और धन का पुनर्वितरण होता है, जिससे आय और धन के वितरण में असमानता होती है, तो वह समानता की ओर अग्रसर कदम होता है। डाल्टन कहते हैं कर किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा की गई वह अनिवार्य वसूली है जो न तो किसी वैधानिक अपराध के दंड के रूप में और न ही करदाता को बदले में किसी विशेष प्रतिफल के रूप में दी जाती है। टेलर इन अपने शब्दों में कहते हैं वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को बिना करदाता को किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के किए जाते हैं वे ही कर कहलाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर अनिवार्य भुगतान होते हैं, कर सार्वजनिक संस्था द्वारा वसूल किए जाते हैं। सार्वजनिक संस्था का मतलब यहाँ पे सरकार है, और सरकार की जो एजेंसीज है वह है। यह सार्वजनिक हित के कार्यों की व्यय पूर्ति के लिए वसूला जाता है। कर भुगतान में जैसा टॉजिंग ने कहा जैसे को तैसा या फिर इधर इस हाथ लो इस हाथ दो का अभाव रहता है। करदाता को कर अदायगी में त्याग करना पड़ता है। करारोपण दंड के रूप में नहीं बल्कि वैधानिक अनिवार्य वसूली के रूप में किया जाता है। कर देना व्यक्ति का निजी दायित्व होता है। और जैसा कि मैंने बताया कर दो प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है। इसमें मोटे तौर पे देखें तो इनकम टैक्स और मृत्यु कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ये प्रत्यक्ष रूप से हैं। और उत्पादन जो पहले से चले आ रहे हैं उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद में जीएसटी के बारे में बात करते हैं। उत्पादन कर, बिक्री कर, उपभोग कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर, ये सारे कर जो है वो अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं, अप्रत्यक्ष करों के अंग होते हैं। वर्तमान में इन कुछ करों को हटाकर जीएसटी लागू किया गया है और अभी वर्तमान में गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं को समाहित किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है अभी भी उनके ऊपर या तो आयात निर्यात कर लगता है और या फिर उनके ऊपर दूसरा टैक्स जो भी पुराने चले आ रहा है, वो चाहे वो सेल्स टैक्स हो या फिर प्रोडक्शन टैक्स के रूप में ऐसा हो सकता है
लेकिन बहुत सारी वस्तुएं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आ गई है, इसलिए जो पहले से चले आ रहे थे परंपरागत टैक्स उनको हटा दिया गया है, उसकी जगह जीएसटी लाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये 4 प्रकार से यहाँ दिए गए हैं। लोक संपत्ति से आय, दूसरा उपहार, तीसरा अनुदान और चौथा है वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय मूल्य। अब इसमें यदि हम देखें तो अलग अलग रूप में देख सकते हैं। लोक संपत्ति से आय का मतलब हुआ सरकार के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति से जो प्राप्त आय होती है उन सब में, इस संपत्ति के अंतर्गत चाहे वो किराए दे रखी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, वो जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके द्वारा कमाई गई आय भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और इन गैर कर राजस्व को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी हम जान सकते हैं। उपहार के रूप में इनको पहले ले लेते हैं। उपहार के रूप में देखें तो गिफ्ट के रूप में भी या भेंट या चंदे के रूप में भी जनता जब स्वेच्छा से सरकार को विकास के नाम पर या राहत के नाम पर, युद्ध के नाम पर जो भेंट देती है या चंदा देती है या उपहार देती है। अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना को एक रिलीफ फंड है, उसमें जनता के द्वारा दिया गया धन इसी का अंग है। इसी तरह से जो सेना के जवानों पर जब हमला हुआ था उस समय बहुत कुछ पैसा भेंट और उपहार के रूप में पीएम फंड में आया था। इसी तरह से समय समय पर भेंट और उपहार के रूप में भी बहुत सारा पैसा इस तरह के कोष में जमा होता है और वो सरकार के आय के रूप में होता है और वापस वो सार्वजनिक हित या फिर जो पर्टिकुलर जिस पर्पस से वो फंड बनाया जाता है उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर है वस्तुओं और सेवाओं की बात करते हैं तो रेल सेवा, डाकतार सेवा, अभी तो डाकतार नहीं है, बीएसएनएल हो गया है, उसका नाम दूरसंचार विभाग, डाकतार विभाग को दूरसंचार विभाग और पोस्ट डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद में जो डाक विभाग है वो अलग है और जो दूरसंचार विभाग था वह बीएसएनएल के रूप में हमारे सामने है। इसी तरह से बिजली, पानी या अन्य जितनी भी सेवाएं सरकार के द्वारा दी जाती है उन या फिर वस्तुएं बनाई जाती है उनको बेचकर जो आय प्राप्त होती है वह भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। और शुल्क और फीस के रूप में भी जो सेवाएं प्रदान की जाती है उन सेवाओं के द्वारा जो के बदले जो फीस ली जाती है, शुल्क ली जाती है, वह भी सरकार के आय के रूप में जानी जाती है। दंड और जुर्माने के रूप में जो आय प्राप्त होती है या दंड लगाया जाता है या जुर्माना प्राप्त किया जाता है, चाहे वो न्यायालय के द्वारा किया जाए या फिर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर किया जाता है या फिर वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है या फिर सड़क यातायात और इनसे संबंधित जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। जितना भी दंड जुर्माना वो सब दंड और जुर्माने या फाइन्स और पेनल्टीज के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये जो गैर कर राजस्व है इनको हम इन चारों पॉइंट्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मैं गिना सकता हूँ। पहला हम लिख सकते हैं शुल्क और फीस, यानी कि सभी तरह की जो शुल्क और फीस के रूप में ली जाती है, चाहे वो कोर्ट के फीस में हो, स्कूल कॉलेजों की फीस के रूप में हो या अन्य जिस प्रकार की भी फीस हो, जिसे फिंडले सिराज ने कहा है शुल्क का तात्पर्य सार्वजनिक महत्व की विशेष सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान जिससे शुल्कदाता को विशिष्ट लाभ मिलता है। यानी कोई सेवा हम सरकार के प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बदले कोई फीस है तो वह फीस जो चुकाई जाती है या शुल्क दिया जाता है वही फीस या शुल्क इसके अंतर्गत होता है। 2 नंबर हम पॉइंट दे सकते हैं कीमत, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है या सेवाएं प्रदान की जाती है उनको बेचने से या उनके सेवाओं के बदले जो किराया या कीमत होती है वह कीमत के रूप में हम गैर कर राजस्व के रूप में लिख सकते हैं। और फिर है दंड और जुर्माना, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। फिर हम पॉइंट बना सकते हैं गिफ्ट यानी उपहार, भेंट या चंदा। फिर हम एक और पॉइंट बना सकते हैं सरकारी संपत्ति से आय, चाहे वो
भूमि या भवन या बंगले या किराए पे, जंगल या किराए पे है, जैसे कि खान विभाग द्वारा जो माइंस जारी की जाती है उसके बदले लीज राशि के रूप में ली जाती है। इस तरह के अनेक जो सरकारी संपत्ति होती है उसको किराए पर देने पर या लीज पर देने पर जो आय प्राप्त होती है उसको हम सरकारी संपत्ति के आय के रूप में लिख सकते हैं। फिर सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त जो आय होती है वह हो सकती है, अलग बिंदु बना सकते हैं। इसी तरह से ऐच्छिक और बलात् ऋण भी सरकार की आय में कई बार गिना जा सकता है। और यानी कि जो सरकार सार्वजनिक ऋण के रूप में या उधार के रूप में लेती है उसको भी सरकार की आय में कई बार गिन लिया जाता है, क्योंकि आय और व्यय में जब व्यय अधिक होता है तो बजट बनाते समय व्यय अधिक होता है, तो उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है, चाहे तो वो अपने बैंक से ऋण ले, केंद्रीय बैंक से, चाहे तो वो जनता से ऋण ले या फिर विदेशी ऋण ले, जैसा भी वो ऋण लेती है उसको भी सरकार की आय में कई बार जोड़ दिया जाता है। एक और है पत्र मुद्रा निर्गमन, यानी कि कई बार सरकार के पास में बजट में आय से व्यय बहुत अधिक हो जाता है और कोई भी चारा नहीं रहता है, तो वह नए नोट छाप कर भी उसको आय के रूप में या जो अधिक व्यय हुआ है उसको पूरा करने के लिए उसका उपयोग करती है, जिसे हीनार्थ प्रबंधन यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। धन्यवाद।